चंद दिनों की गिलगाट के बाद मोहम्मद बिन कासिम और जुबैर एक सुबह दमिश्क से चंद कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती से बाहर फौजी चौकी पर उतरे। मोहम्मद बिन कासिम ने चौकी के अफसर को हजाज बिन यूसुफ का खत दिखाया और ताज़ा दम घोड़े तैयार करने और खाना लाने का हुक्म दिया। अफसर ने जवाब दिया, खाना हाजिर है लेकिन आज घोड़े शायद आपको ना मिल सकें। हमारे पास इस वक्त सिर्फ 5 घोड़े हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 चाहिए। लेकिन इन घोड़ों पर अमीरुल मोमिनीन के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक और इनके साथी दमिश्क रवाना होने वाले हैं। कल चूंकि दमिश्क में फनून हर्ब की नुमाइश होगी, इसलिए आज शाम इनका वहाँ पहुँचना जरूरी है। मैं ना वाली बसरा के हुक्म से सरताबी कर सकता हूँ और ना अमीरुल मोमिनीन के भाई को नाराज करने की जुर्रत कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि वो बहुत सख्त तबीयत के आदमी हैं। वो कहाँ हैं? वो अंदर आराम फरमा रहे हैं। गालिबन दोपहर के बाद यहाँ से रवाना होंगे। अगर आपका काम बहुत ज़रूरी है तो इनसे इजाज़त ले लीजिए। दोपहर तक उनके घोड़े ताज़ा दम हो जाएंगे। वैसे भी कोई बड़ी मंजिल तय करके नहीं आए। आप खाना खाकर उनसे पूछ लें। वजाते खुद मैं आपको मना नहीं करता, आप ले जाएं तो आपकी मर्जी, लेकिन हमारी शामत आ जाएगी। जुबैर और मोहम्मद बिन कासिम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खा रहे। मोहम्मद बिन कासिम अंदर जाने के इरादे से उठा, लेकिन जुबैर ने कहा, क्या ये जरूरी है कि हम सुलेमान की इजाज़त हासिल करें? ये घोड़े सिर्फ फौजी जरूरियात के लिए यहाँ रखे गए हैं। सुलेमान सैर तफरीह के लिए दमिश्क जा रहा है, उसे फौजी मामलात में रुकावट पैदा करने का हक नहीं दिया जा सकता। घोड़े अस्तबल में तैयार खड़े हैं। शहजादा सुलेमान दोपहर तक आराम फरमाएगा। इसके बाद कुछ देर आईना सामने रख के अपने खादमों से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनेगा। इसके बाद अपने शार की दाद लेगा, फिर अपनी नेज़ाबाजी और शहसवारी की तारीफ सुनेगा। इसके बाद मुमकिन है कि शाम के वक्त सिपाहियों को हुक्म दे कि घोड़ों की ज़ेनें उतार दो, हम सुबह जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है आप सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। आलमी इस्लाम में शायद इससे ज़्यादा मगरूर और खुदपसंद आदमी कोई ना हो, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे इससे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ ये ख्याल है कि हमारे चले जाने के बाद चौकी के सिपाहियों की शामत आ जाएगी, इसलिए इसे पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं। आपकी मर्जी, लेकिन आप पूछने जाएं और मैं इतनी देर में अस्तबल से 2 घोड़े खोलकर लाता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सुलेमान अपने साथियों के दरमियान तलवार से टेक लगाए बैठा था। वो 2 खादिम इसके पांव दबा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ। सुलेमान ने बेपरवाही से इसके सलाम का जवाब देते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी तुष्ट कलामी से लापरवाही जाहिर करते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं आपके आराम में मुखल हुआ। मैं आपको ये बताने आया था कि मैं दमिश्क में एक ज़रूरी पैगाम लेकर जा रहा हूँ। जाओ, हमने कब रोका तुम्हें? सुलेमान के साथियों ने इस पर एक कहका लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, हमारे घोड़े बहुत थके हुए हैं और मैं इस चौकी से 2 ताज़ा घोड़े ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने इस ख्याल से आपकी मुलाकात ज़रूरी समझी कि आप ख्वामख्वाह चौकी के सिपाहियों को बुरा भला ना कहें। सुलेमान ने ज़रा अकड़ कर बैठे हुए कहा, अगर तुम्हारे घोड़े थके हैं तो तुम पैदल जा सकते हो। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, एक सिपाही के लिए पैदल चलना बाइसे आड़ नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द दमिश्क पहुंचना चाहता हूँ। तो तुम सिपाही हो, तुम्हारी नियाम में लकड़ी की तलवार है, ये लोहे की। सुलेमान के साथियों ने एक बार फिर कहका लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया, अगर बाजू में ताकत हो तो लकड़ी से भी लोहे का काम लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तलवार भी लोहे की और मुझे अपने बाजुओं पर भी भरोसा है। सुलेमान ने अपने एक साथी की तरफ देखते हुए कहा, साले, ये लड़का बातों का काफ़ी होशियार मालूम होता है, ज़रा उठो, मैं इसके सिपाहियाना जौहर देखना चाहता हूँ। एक गंदी रंग का कवि हैकल शख्स फौरन उठ खड़ा हुआ, नियाम से तलवार निकालकर आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं राह चलतों के सामने अपनी सिपाहियाना सलाहियतों की नुमाइश करने का आदी नहीं, और ना मेरे पास इतना वक्त है, और अगर वक्त होता भी तो मैं किराए पर कहके लगाने वालों से दिल लगाई करना एक सिपाही के लिए बाइसे आड़ समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम यह कहकर बाहर निकल आया, लेकिन साले ने आगे बढ़कर तलवार की नोक सामने करते हुए इसका रास्ता रोक लिया और कहा, बेवकूफ़, अगर तुम्हारी उम्र 2-4 साल और ज़्यादा होती तो मैं तुम्हें बताता कि किराए पर कहका लगाने वाला किसे कहते हैं। सामने जुबैर एक घोड़े पर सवार होकर दूसरे घोड़े की लगाम थामे हुए था। सुलेमान ने बाहर निकलकर कहा, इसे जाने दो, ये बेचारा खुदा जाने कहाँ से तलवार उठा लाया है, लेकिन वो कौन है? इसने जुबैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे रोको। साले जुबैर की तरफ मतवज्जे हुआ, लेकिन आंख झपकने में मोहम्मद बिन कासिम की तलवार नयाम से बाहर आ चुकी थी। इसने कहा, मालूम होता है कि अय्याम जाहिलियत के अरब अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन तुम हमें रोक नहीं सकते। साले तलवार की नोक इसके सीने की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाया, अगर तुम्हारी जुबान से एक और लफ्ज़ निकला तो मेरी तलवार खून में नहाए बगैर नयाम में। लेकिन इसका फिक्रा पूरा होने से पहले मोहम्मद बिन कासिम की तलवार की जुम्बिश से हवा में एक सनसनाहट और फिर दोनों तलवारों की टकराने से चनकार पैदा हुई, और इसके साथ ही साले की तलवार इसके हाथ से छूटकर 10 कदम दूर जा पड़ी। वो हैरत और नदामत और परेशानी की हालत में अपने साथियों और इसके साथी दम बखूद होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देख रहे थे। सुलेमान ने अपने साथी की बेबसी को देखकर जोर से कहका लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को घोड़े पर सवार होता देखकर कहके की आवाज़ इसके गले में अटक गई और इसने चलाकर कहा, ठहरो। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े की लगाम मोड़ते हुए इसकी तरफ देखा और कहा, आपका साथी बहादुर है, लेकिन तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरा मशवरा है कि अपने साथियों को दमिश्क की नुमाइश में ले जाने से पहले किसी सिपाही के सुपुर्द कर दे। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने घोड़ों को एड़ लगा दी और दोनों आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गए। साले गुस्से से अपने होंठ काटता हुआ अस्तबल की तरफ भागा। सुलेमान ने कहा, बस अब रहने दो, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक नौजवान लड़का हम सबका मुंह छुड़ाकर निकल गया। रास्ते में जुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, देख लिया शहजादा सुलेमान को? मैं आपको ये भी बता दूं कि वो खिलाफत का उम्मीदवार भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा मुसलमानों को शर से बचाए। जुबैर ने कहा, मोहम्मद, आज मैंने पहली दफ़ा तुम्हारे चेहरे पर जलाल देखा है। तलवार निकालते वक्त तुम अपनी उम्र से कई साल बड़े मालूम होते थे, और जानते हो वो शख्स जिसे तुमने मगलूब किया है वो कौन है? वो साले था। तकरीबन 1.5 साल हुआ है मैंने उसे कूफा में देखा था। उसे तेगजनी में अपने कमाल पर नाज है, लेकिन आज इसका गुरूर से ले डूबा। दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज असर अदा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और जुबैर कसरे खिलाफत में दाखिल हुए। खलीफा वलीद के दरबार में उनकी आमद की इत्तला पाते ही इन्हें अंदर बुला लिया गया।
वलीद बिन अब्दुल मालिक ने यह के बाद दीगरे इन दोनों को सर से पांव तक देखकर पूछा, तुम्हें से मोहम्मद बिन कासिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं हूँ। हाज़रीन दरबार जिनकी निगाहें ज़ुबैर पर मरकूज हो चुकी थी हैरतज़दा होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मतवज्जे हुए और इनकी खामोश निगाहें आपस में सरगोशियाँ करने लगी। हजात बिन यूसुफ के गुज़श्ता मकतूब से वलीद को मालूम हो चुका था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान है, लेकिन इसके बावजूद वो भी दरबारियों की तरह ज़ुबैर ही को हजात बिन यूसुफ का होनहार भतीजा समझ रहा था और 16-17 साल नौजवान को कतीबा के लश्कर के हरावल का सालारे आला तस्लीम करने के लिए तैयार ही ना था। आंखों के इशारों के साथ अहले दरबार की ज़बानें भी हिलने लगी और वलीद ने अचानक ये महसूस करते हुए कि इसके ख़ानदान के सबसे बड़े मोहसिन हजात बिन यूसुफ के मुतालिक कुछ कहा जा रहा है, मसनद से उठकर मोहम्मद और ज़ुबैर से मुसाफा किया और इन्हें अपने करीब बैठाते हुए कहा, वो मुजाहिद जिसके मुतालिक हजात बिन यूसुफ जैसा मर्दम शनास और कतीबा बिन मुस्लिम जैसा सिपासलार इस कदर बुलंद राय रखता हो, मेरे लिए यकीनन काबिल एहतराम है। फिर उसने मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब होकर पूछा, और ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये ज़ुबैर है। वलीद ने ज़ुबैर की तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैंने शायद पहले भी तुम्हें देखा है, शायद तुम सरंदीप के एलची के साथ गए थे। तुम कब आए और वो बच्चे कहाँ हैं? खलीफा की तरह हाज़रीन दरबार की तवज्जो भी ज़ुबैर पर मरकूज हो गई और बाज़ ने उसे पहचान लिया। ज़ुबैर का तज़ब्ज़ुब देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी से हजात बिन यूसुफ का ख़त पेश करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम एक नहायत ज़रूरी पैगाम लेकर आए हैं, मुलाज़ा फरमाएं। वलीद ने ख़त खोलकर पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद हाज़रीन दरबार से मुखातिब होकर कहा, सिंध के राजा ने हमारा जहाज़ लूट लिया है, सरंदीप से आने वाली बेवाओं और यतीम बच्चों को कैद कर लिया है। ज़ुबैर, तुम अपनी तमाम सरगुज़श्त खुद सुनाओ। ज़ुबैर ने शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात बयान किए, लेकिन दरबार में जोशो खरोश की बजाय मायूसी के आसार पाकर इख्तिताम पर इसकी आवाज़ बैठ गई और इसने जेब से रुमाल निकालकर खलीफा को पेश करते हुए कहा, अबुल हसन की बेटी ने यह ख़त वालिया बसरा के नाम लिखा था। हजात बिन यूसुफ की तरह वलीद भी यह ख़त पढ़कर बेहद मुतासिर हुआ। इसने अहले दरबार को सुनाने के लिए ख़त को दूसरी बार आवाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चंद फिक्रे पढ़ने के बाद इसकी आवाज़ रुक गई। इसने मकतूब मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में देते हुए कहा, तुम पढ़कर सुना दो। मोहम्मद बिन कासिम ने सारा ख़त पढ़कर सुनाया। मजलिस का रंग बदल चुका था। हाज़रीन में से अक्सर के चेहरे पर यह जाहिर कर रहे थे कि जज्बात का तूफान अकल की मुसल्लतों को मगलूब कर चुका है, लेकिन वलीद को खामोश देखकर सबकी ज़ुबानें गंग थी। शहर का उमर सीधा काजी देर तक इस खामोशी को बर्दाश्त न कर सका। इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब आपको किस बात का इंतजार है? ये सोचने का मौका नहीं, पानी सर से गुजर चुका है। वलीद ने पूछा, आपकी क्या राय है? काजी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, फ़र्ज के मामले में राय से काम नहीं लिया जाता। राय सिर्फ इस वक्त काम दे सकती है जब सामने दो रास्ते हों, लेकिन हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। वलीद ने कहा, मैं आप सबकी राय पूछना चाहता हूँ। एक ओहदेदार ने कहा, हमें से कोई भी उल्टे पाँव चलना नहीं जानता। वलीद ने कहा, लेकिन हमारे पास अफवाज कहाँ हैं? मूसा का पैगाम आ चुका है कि वो अंदलिस पर हमला करना चाहता है और दूसरी तरफ तुर्किस्तान में इराक की तमाम अफवाज को कतीबा अपने लिए काफ़ी नहीं समझता। हमें नया महाज खोलने के लिए या तो इनमें से एक महाज कमज़ोर करना पड़ेगा और या कुछ मुद्दत इंतजार करना पड़ेगा। काजी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, यह ख़त सुनने के बाद हमें से कोई ऐसा नहीं है जो इंतजार का मशवरा दे। अगर आप ये मामला अवाम के सामने पेश करें तो मुझे उम्मीद है सिंध की मुहिम के लिए तुर्किस्तान या अफ्रीका से अफवाज मंगवाने की ज़रूरत पेश न आएगी। वलीद ने कहा, अगर आप अवाम को जहाद के लिए आमादा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो मैं भी ऐलान जहाद करने के लिए तैयार हूँ। काजी तजब्बुज़ सा होकर अपनी साथियों की तरफ देखने लगा। वलीद ने कहा, मैं अवाम से मायूस नहीं, मुझे सिर्फ ये शिकायत है कि हमारे अहले राय तबका खुदगर्ज और खुद पसंद हो चुका है। आप जानते हैं, जब मूसा बिन नसीर ने अफ्रीका में पेशकदमी की थी तो ऊंचे तबके के कई आदमियों ने हमारी मुखालफत की थी। जब कतीबा ने मरू पर हमला किया तो मेरे अपने ही भाई सुलेमान ने मुखालफत की थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि बासर तबके में जो कुछ मुखलिस लोग हैं वो काहिल और तन आसान हैं, घरों में बैठे रुए ज़मीन पर गलबा इस्लाम के लिए अपनी नेक दुआओं को काफ़ी समझते हैं। अगर आप सब अवाम तक पहुँचने की कोशिश करें तो चंद दिनों में एक ऐसी फ़ौज तैयार हो सकती है जो न सिर्फ सिंध बल्कि तमाम दुनिया को तस्खीर करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन बुरा ना माने, आप थोड़ी देर के लिए मुतासिर हुए हैं और 1 या 2 दिन अवाम को बल्कि अपने जैसे ऊंचे तबके के बेअमल लोगों को ये खबर सुनाने में एक लज्जत महसूस करेंगे। इनके जालिम राजा को बुरा भला कहेंगे और इसके बाद बनी इसराइल की तरह दुनिया और आकबत का बोझ खुदा के सर थोपकर आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अमातुल मुस्लिमीन अभी तक जिंदा है। अगर आप ऊंचे तबके की तफरीह मजालिस की बजाय दमिश्क के हर घराने में जाना, अवाम में बैठना, इनसे बातें करना गवारा करें तो सिंध के असीर जो कैद खाने की दीवारों से कान लगाए खड़े हैं बहुत ही जल्द हमारे घोड़ों की टाप सुन सकेंगे और खुदा इस लड़की को जिंदगी और सेहत दे, वो अपनी आंखों से देखेगी कि हमारी तलवारें कुंद नहीं हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाज़त दे तो मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वलीद ने कहा, तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद दरबार के हर अहदेदार ने वलीद को नई फौज भर्ती कराने का यकीन दिलाया और ये मजलिस बर्खास्त हुई। ईशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम और ज़ुबैर आपस में बातें कर रहे थे। एक एलची ने आकर ये पैगाम दिया कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद बिन कासिम को बुलाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिपाही के साथ चला गया और ज़ुबैर अपने बिस्तर पर लेटकर कुछ देर इसका इंतजार करने लगा। ऊँगते ऊँगते सपनों की हसीन वादी में खो गया। दमिश्क से कोसों दूर वो नहीद की तलाश में सिंध के शहरों में भटक रहा था। किलों की फसीलों और कैद खानों के दरवाजों को तोड़ रहा था। कैदियों की आखनी बेड़ियां खोल रहा था। नहीद की स्याह चमकदार आंखों के आंसू पूंछते हुए कह रहा था, नहीद मैं आ गया हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम्हारा जख्म कैसा है? देखो, बरहमनवाद के किले पर हमारा झंडा लहरा रहा है। और वो कह रही थी, ज़ुबैर मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम देर से आए, मैं मायूस हो चुकी थी। मीठे और सुहाने सपने का तसलसल टूट गया और वो देख रहा था कि वो इंतहाई बेकसी की हालत में पाया जंजीर खड़ा है। राजा के चंद सिपाही नंगी तलवारें उठाए इसके चारों तरफ खड़े
और बाकी नाहिद को पकड़े कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं और वो मुड़ मुड़कर मुल्तजी निगाहों से इसकी तरफ देखती है। नाहिद के पाँव अंदर रखते ही कैद खाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो सख्त जिद्दोजहद के बाद अपने हाथ और पाँव की जंजीरें तोड़कर सिपाहियों को धकेलता मारता और गिराता हुआ कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचता है और उसे खोलने की जिद्दोजहद करता है। जुबैर ने नाहिद नाहिद कहते हुए आंखें खोली और सामने मोहम्मद बिन कासिम को खड़ा देखकर फिर आंखें बंद कर ली। मोहम्मद बिन कासिम उसे ख्वाब की हालत में हाथ पाँव मारते और नाहिद का नाम लेते हुए सुन चुका था। तहम उसने उससे गुफ्तगू का मौजू बनाना मुनासिब न समझा और चुपके से अपने बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जुबैर ने दोबारा आंखें खोली और कहा, आप आ गए? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हाँ मैं आ गया हूँ। और फिर कुछ सोचकर पूछा, आप नेज़ाबाजी और तेगजनी में कैसे हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मैं बचपन में जो खिलौना पसंद किया था वो कमान थी और जब घोड़े की रकाब में पाँव रखने के काबिल हुआ तो मैंने नेज़े से ज़्यादा किसी और चीज़ को पसंद नहीं किया। रही तलवार, इसके मुतालिक किसी अरब से ये सवाल करना कि तुम इसका इस्तेमाल जानते हो या नहीं, इसके अरब होने में शक करने के मुतरादिफ है। आप यकीन रखिए मेरी तरबियत आपके माहौल से मुख्तलिफ माहौल में नहीं हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कल मेरा और आपका इम्तहान है। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे इसीलिए बुलाया था, उनकी ख्वाहिश है कि हम दोनों फ़नून हर्ब की नुमाइश में हिस्सा लें। अगर हम मुकाबले में दूसरों पर सबकत ले गए तो दमिश्क के लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमें जहाद के लिए तबलीग का मौका मिल जाएगा। अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश है कि हमारा मुकाबला सुलेमान और इसके साथियों से हो। जुबैर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का ख्याल दुरुस्त है, खुदा ने हमारे लिए ये मौका अच्छा पैदा किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप साले और सुलेमान के मुतालिक गलत अंदाज़ा न लगाएं। रास्ते में आपके हाथों इसका मात खा जाना एक इत्तेफाक की बात थी। वो दोनों नेज़ाबाजी में अपनी मिसाल नहीं रखते, ताहम मैं तैयार हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हमें अपनी बढ़ाई मकसूद नहीं है, हम एक अच्छे मकसद के लिए नुमाइश में हिस्सा लेंगे, खुदा हमारी मदद ज़रूर करेगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि वो हमें अपने बेहतरीन घोड़े देंगे। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने कदे आदम आईने के सामने खड़े होकर जीरा पहनी खुद सर पर रखते हुए अपने साथियों को देखकर कहा, क्यों साले, मैं आम लिबास में अच्छा मालूम होता हूँ या सिपाहियाना लिबास में? साले ने जवाब दिया, खुदा ने आपको एक ऐसी सूरत दी है जो हर लिबास में अच्छी लगती है। सुलेमान आईने की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे इस लड़के की सूरत पर रश्क आ गया था, वो नुमाइश देखने जरूर आएगा। अगर तुम में से किसी को मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आओ, वो एक होनहार सिपाही है और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। साले ने ऐसा महसूस किया कि सुलेमान इसकी दुखती रग पर नश्तर चबो रहा है। वो बोला, अब मुझे शर्मिंदा न करें, इस वक्त तलवार पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत न थी और ये बात मेरे वहम में भी ना थी कि वो मेरी लापरवाही से फ़ायदा उठाएगा। सुलेमान ने कहा, अपने मद्दे मुकाबिल को कमज़ोर समझने वाला सिपाही हमेशा मात खाता है। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा सबक था। अच्छा ये बताओ, आज हमारे मुकाबले में कोई आएगा या नहीं? साले ने जवाब दिया, मुझे ये तवक्को नहीं कि कोई आपके मुकाबले की जुर्रत करेगा। गुज़श्ता साल नेज़ाबाजी में तमाम नामवर सिपाही आपके कमाल का इतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मुझसे खुश ना थे। इसकी वजह सिर्फ यह है कि आप उनके भाई हैं और वो जानते हैं कि आपकी नामवरी और शोहरत इनके बेटे की वलीअहदी के रास्ते में रुकावट होगी, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह आप पैदा कर चुके हैं वो किसी और को हासिल नहीं हो सकती। सुलेमान ने कहा, लेकिन मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट हजात बिन यूसुफ है। वो इराक पर अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए इस बात की कोशिश में है कि मेरे भाई के बाद मेरा भतीजा मुस्नद खिलाफत पर बैठे। साले ने कहा, खुदा मेरे भाई के कातिल को गारत करे, मुझे यकीन है कि इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी। लोगों के दिलों पर असर डालने के लिए जो खूबियाँ आप में हैं वो ना आपके भाई में है और ना किसी और में। आप गुज़श्ता साल फ़नून हर्ब की नुमाइश में नाम पैदा करके अपना रास्ता साफ कर चुके हैं। रायमा खिलाफत के मामले में आपकी हक तलफी गवारा न करेगी। तो गुलाम ने आकर इतला दी कि घोड़े तैयार हैं और साले ने कहा, हमें चलना चाहिए, नुमाइश शुरू होने वाली है।